और पल्मोनरी नर्सिंग का यूनिट जो हमने स्टार्ट किया था, 2 यूनिट हमने 2 पार्ट हमने कवर कर लिए थे। तीसरे पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं नमूनिया से। नमूनिया क्या है? कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वोलाई सेक। जब हमारी एल्वोलाई के अंदर जो एल्वोलाई की तेलियाँ होती है, जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन काज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नमूनिया कहलाया जाता है। रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? नमूनिया किस किस चीज़ की वजह से हो सकता है? कोई ऐसे पुराना ये जो फ्लू वगैरह हो गया या कोल्ड वगैरह, उसकी वजह से भी नमूनिया हो सकता है, ठीक है। या किसी इंसान की इम्यूनिटी वीक हो, जैसे बूढ़े हो गए या इन्फेंट बच्चे हो गए, या वो बंदे जिनको आउट इम्यून डिजीज़ है, उनको भी नमूनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जिसको ऐसे पहले से चेस्ट का कोई इन्फेक्शन मौजूद हो, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो, या कोई अस्थमा का पेशेंट, या कोई स्मोकर हो, तो उनको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनकी एल्वोलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन, एल्वोलाई की जो सिक होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसको भी नमूनिया काज हो जाती है। अच्छा, इस तरह ये ठीक है। अच्छा, द जम्प्स गेट इनटू द लंग्स। कहते हैं ये जो जरासीम होते हैं ये लंग्स में किस तरह अंदर आते हैं? तो कहते हैं ये जो इन्हेलेशन या इंस्पायरेशन फ्रॉम द ब्लड, कहते हैं ये इन्हेलेशन या कोई हम सांस लेते हैं उस इन्हेलेशन के ज़रिए कोई ऐसी जरासीम वगैरह आ जाए जो हमारे एल्वलाई को इन्फ्लेम कर दे और उसकी वजह से नमूनिया काज हो जाए। या एस्पायरेशन कहते हैं जब हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट जो होता है, हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो अगर हमारे सीने के अंदर लंग्स के अंदर चला जाए, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन काज हो जाए, तो उसकी वजह से भी हो सकती है, या कोई ब्लड वगैरह की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। दिस बिकम वेरी इन्फ्लेम एंड फिल्ड विद द फ्लूइड बॉडी इम्यून डिफेंस सेल आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज बैक्टीरिया। कहते हैं जब ये तेलियाँ जो होती है एल्वोलाई की, जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है किस चीज़ से, इसके अंदर फ्लूइड वगैरह फिल्ड हो जाता है, वो कौन सा फ्लूइड, या जैसे आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज बैक्टीरिया ये आ जाए, इनकी वजह से जब एल्वोलाई की तेलियाँ फुल हो जाए और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन काज हो जाए तो निमोनिया इस तरह काज होता है। अच्छा, दिस काज ऑफ द सिक टू लॉस एबिलिटी इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट। जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इस जो एल्वोलाई की जो तेलियाँ होती है इनकी जो इन्फ्लेंट और डिफ्लेंट वाली एबिलिटी होती है, मतलब पुन्नी और खाली होने की जो एबिलिटी होती है एल्वोलाई की तेलियों की, वो ख़राब हो जाती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से। और फिर प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता। जब प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं होता तो इसकी वजह से बॉडी क्या हो जाती है, उसके अंदर ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर। जब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाए तो उसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं, और जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए तो उसको हम हाइपर कैप्निया कहलाया जाता है। लोबर नमूनिया किसे कहते हैं? लोबर नमूनिया इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेक्शन ऑफन इन द एंटायर लोब ऑफ द लंग्स। कहते हैं लंग्स के लोब्स होते हैं ना, राइट साइड पे 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स होते हैं। अगर एक पूरा का पूरा लोब इन्फ्लेमेशन उसके अंदर हो जाए, एक पूरे के पूरे लोब के अंदर, तो उसके लोब के एक सेक्शन जो होते हैं ना उसके अंदर पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ल्यूबुलर नमूनिया कहलाया जाता है। इट इज़ मोस्ट ऑफन काज बाय द नेमोकोकस बैक्टीरियम या स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ये नेमोकोकस बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया में बेसिकली बैक्टीरिया के नाम होते हैं। इन दोनों बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, हमको लेबर नमूनिया हो सकता है, ठीक है। ब्रोंको नमूनिया किसे कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल ब्रोंकाई। जो हमारी स्मॉल ब्रोंकाई होती है उसके अंदर जब ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंको नमूनिया कहते हैं। ब्रोंको नमूनिया के ऑब्स्ट्रक्शन कैसे पैदा होती है? या इन्फेक्शन की वजह से, या कोई हम इस गैस्ट्रिक जो कंटेंट है उसको इंस्पायर कर ले उसकी वजह से। अच्छा, और इसको हम डिफ्यूज पैटर्न ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑन एक्सरे, और इस इन्फ्लेमेशन को, इस ब्रोंको नमूनिया को हम एक्सरे के ज़रिए देख सकते हैं। इंटरस्टिशियल नमूनिया किसे कहते हैं? इन विच द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस काज विद इन द एल्वुलर वॉल या पेरीब्रोंकियल या इंट्राल्यूबुलर टिश्यू। कहते हैं अगर एल्वुलर वॉल या प्री ब्रोंकियल या इंट्राल्यूबुलर टिश्यू इनके अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम इंटरस्टिशियल नमूनिया कहलाया जाता है। अच्छा, नमूने की बताया जा रही है बैक्टीरिया की वजह से। द मोस्ट टिपिकल बैक्टीरिया और होती है एक एटिपिकल बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन टिपिकल बैक्टीरिया की वजह से नमूनिया होती है, ठीक है। स्पेशली कॉमनली रिक्वायर्ड इन द काज बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो होती है वो उसकी वजह से थी। और ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो होती है ये कम्युनिटी में ज़्यादातर पाई जाती है, तो वहाँ से हमें इस लग जाती है।
अच्छा, एटिपिकल बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म नमूनिया दैट काज अ walking pneumonia which is the mild from the pneumonia that isn't severe enough to the required to complete bed rest। कहते हैं कि ये एटिपिकल बैक्टीरिया जो होती है, जब हम फॉर एग्जाम्पल कि सफ़र वगैरह में जाते हैं, या वॉल्किंग नमूनिया भी इसको कहते हैं, उसके दौरान जब हमें कोई नमूनिया के वायरस जो बैक्टीरिया वगैरह वो लग जाए तो उसको हम एटिपिकल बैक्टीरिया कहलाते हैं। और ये इतना सीवियर नहीं होता जितना कि ये टिपिकल बैक्टीरिया सीरियस होता है। अगर किसी को टिपिकल बैक्टीरिया की वजह से नमूनिया हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। अगर एटिपिकल बैक्टीरिया की वजह से लग जाए तो इतना सीवियर नहीं होता। बाज़ औक़ात वायरस की वजह से भी लग जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ये RSV मोस्ट कॉमन काज इन चिल्ड्रन, ये वायरस इसके नाम है, इनकी वजह से भी नमूनिया हो सकता है। फंजाई लेस कॉमन, बहुत ज़्यादा कमतर फंजाई की वजह से भी नमूनिया हो जाता है। टाइप्स ऑफ नमूनिया की बात करें, एक कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होती है, एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया होती है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया उससे कहते हैं जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, अगर वहाँ पर कोई नमूनिया का कोई बैक्टीरिया वगैरह है और वो बैक्टीरिया आपको लग जाए तो इसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कहलाया जाता है। ठीक है, पढ़ भी लेते हैं। कहते हैं मोस्ट कॉमन पेशेंट ऑब्टेन अ जर्म फ्रॉम काज अ नमूनिया आउटसाइड ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम हेंस ऑफ कम्युनिटी। जो मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी से अगर कोई बैक्टीरिया लग गया जो जिसकी वजह से आपको नमूनिया हो जाए तो वो कम्युनिटी एक्वायर्ड कहलाया जाता है। मस्ट हैव पेशेंट मस्ट हैव डेवलप सिम्टम विद इन द 48 और आफ्टर द एडमिशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, अगर वो हॉस्पिटल में चला जाए, अगर वो एडमिट हो जाए और उस एडमिट जब हो जाए तो 48 घंटे के अंदर अगर इसको नमूनिया काज हो गया तो हम ये समझ जाएं कि इसका ये जो नमूनिया का वायरस है ये कम्युनिटी से इसको लगा हुआ है। अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया कैसे कहते हैं, अगर एक बंदा है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, 48 घंटे तक उसको कोई नमूनिया के साइन नहीं है और 48 से 72 घंटे के बाद उसको कोई नमूनिया के साइन मौजूद हो गए, तो हम ये समझ जाएं कि इसको जो बैक्टीरिया जो लगा है नमूनिया जिसकी वजह से काज हुआ है, ये बैक्टीरिया इसको हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से लगा हुआ है। ठीक है, डायग्नोस की बात करें, चेस्ट एक्सरे, स्प्यूटम कल्चर, इसके ज़रिए हम नमूने को डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा, उसका पार्शल ये प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको हम चेक करते हैं ABGs के ज़रिए, ग्रेटर देन 45 होगा। WBCs भी इंक्रीज़ होगी क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर WBCs या इन्फेक्शन होती है तो WBCs भी इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, और यूजुअली ब्रीथ साउंड क्रॉसेस एंड क्रिकल्स, इस तरह जब वो सांस वगैरह लाएगा तो उसके जो सांस की वजह से क्या होगा, क्रिकल से साउंड उसके भी सुनाई दिए जा सकते हैं। ठीक है, साइन सिम्टम की बात करें, प्रोडक्टिव कफ होगा। प्रोडक्टिव कफ मतलब जो बलगम वगैरह जो होते हैं उस तरह आते हैं, इस कफ को हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। ठीक है, और प्लूरेटिक पेन वो पेन होता है जब हम सांस इंस्पायरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं तो उसके दौरान जब हमें, या खांसी करते हैं उसके दौरान जब हमें चेस्ट पे पेन महसूस होता है तो हम इसको प्लूरेटिक पेन कहलाए जाते हैं। माइल्ड एंड हाई फीवर भी हो सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर देन 104 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा फीवर हो सकता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन भी कम हो सकता है, उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, नोज़िया, वोमिटिंग, ये होते हैं कि वोंट फील लाइक ईटिंग। ठीक है, अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर नमूनिया की अगर हम बात करते हैं तो मॉनिटर विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग साउंड चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट एंड वाइटल साइन, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ABGs। इन अगर ABGs तब करेंगे जब अगर डॉक्टर ने कहा कि इसके ABGs देखनी है तब हम उसको ABGs करेंगे। स्पुटम कल्चर टेस्ट, और ये सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन में करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक दो बातें लिखी कि उनको इनकरेज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड वगैरह पियो, मगर जो कार्डिक के पेशेंट होते हैं तो उनमें हम फ्लूइड जो होते हैं वो कम देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है, इसलिए हम फ्लूइड कम देते हैं हार्ट के पेशेंट को। ठीक है, दूसरा उसको डिहाइड्रेशन भी होगा। डिहाइड्रेशन क्यों? क्योंकि वाटर लॉस होते हैं, ब्रीथिंग जब करते हैं उसके थ्रू हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर भी लॉस होते हैं। नमूनिया की कंडीशन में 300 से लेकर 400 ml तक वाटर भी लॉस होता है। तो इन दोनों लाइनों पे आप लोगों ने फोकस करनी है। अच्छा, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि भाई आप वैक्सीनेशन जो आती है, नेमोकोकस वैक्सीन आती है नमूनिया के लिए, नेमोवैक्स के नाम से ये वैक्सीन आती है, ये आपने हर 5 साल बाद लगानी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रिवेंट करता है नमूनिया से, और 65 साल तक आप उससे प्लस भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हो। अच्छा, हर 5 साल बाद लगानी है।
और पेशेंट को बताएं कि भाई आपने स्मोकिंग नहीं करना, ऐसी कोई चीज़ नहीं करना जो आपको तकलीफ़ दे, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि भी जो नमूने के पेशेंट उसका बेड को जो है ग्रेटर देन 30 डिग्री से एलिवेट रखेंगे। क्यों एलिवेट रखेंगे? क्योंकि प्रॉपरली वो इंस्पायरेशन वगैरह कर सके। अच्छा, क्या कहते हैं, 30 डिग्री पे लगेंगे पेशेंट टू प्रिवेंट इंस्पायर स्पेशली विल ईटिंग द आफ्टर द मील्स ऑफ द फ्रिक्वेंटली टर्न। एक तो ये होगा जब उसका बेड एलिवेट रखेंगे, एक तो वो प्रॉपरली सांस सही ले पाएगा। दूसरा क्या होगा, उसने जो खाया होगा वो वापस इंस्पायर नहीं हुआ, इसके जो सांस की नाली है उस पर नहीं जाएगा, तो इसलिए इसका बेड जो है थोड़ा एलिवेट रखेंगे। तो क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द नमूने की बात करें, फिब्रियोसिस किसे कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, लंग एब्सिस। फिब्रियोसिस कहते हैं द स्कारिंग कैन ओकर व्हेन दैट वॉल ऑफ द एल्वोलाई थिक बिकम स्टिफ। कहते हैं जब हमारी एल्वोलाई की जो वॉल होते हैं जब वो क्या हो जाते हैं उसके अंदर थिक हो जाते हैं और स्टफ हो जाते हैं, तो उसके अंदर फिर स्कार वगैरह जो होती है, क्रैचेस वगैरह जो आती है या कोई लाइनिंग वगैरह ख़राब जैसा हो जाता है। जब हमारी एल्वोलाई के वॉल थिक हो जाते हैं और स्टफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, स्कारिंग आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिब्रोसिस कहलाया जाता है। ब्रोंकाइटिस किसे कहते हैं, लंग्स इन्फेक्शन दैट काज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। अगर किसी को लंग्स का इन्फेक्शन है और उसकी वजह से हमारी ब्रोंकाई जो होती है वो इन्फ्लेम हो जाए तो उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। लंग्स एब्सिस किसे कहते हैं पस नहीं है, पस जब वो हमारे एक या दोनों लंग्स के अंदर पस एक्यूमुलेट हो जाए, पस की कलेक्शन हो जाए, तो उसको हम लंग्स एब्सिस कहते हैं। एम्फाइमा कैसे कहते हैं, कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ पस स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल। हमारे चेस्ट वॉल और लंग्स के दरमियान जो स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर जब ब्लड जम जाए, ब्लड वगैरह पस वगैरह आ जाए और गंदगी वगैरह आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्फाइमा कहलाया जाता है। प्लूरल इफ्यूजन किसे कहते हैं, फ्लूइड दैट फिल द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस वो स्पेस होता है जो हमारे चेस्ट और लंग्स के जो दरमियान जो स्पेस होता है, चेस्ट वॉल और लंग्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसको प्लूरल स्पेस कहलाए जाते हैं। कहते हैं स्पेस बिटवीन द लंग्स इटसेल्फ एंड चेस्ट वॉल, दे प्रिवेंट द फुल लंग्स एक्सपायरेशन रिजल्टिंग डिक्रीज द गैस एक्सचेंजिंग। कहती जब हमारा वो प्लूरल स्पेस के अंदर कोई फ्लूइड वगैरह आके फिल हो जाए जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो होते हैं प्रॉपरली एक्सपेंशन नहीं होती, मतलब प्रॉपरली खुलते नहीं है। जब हमारे प्रॉपरली लंग्स खुलेंगे नहीं और प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं, प्रॉपरली खुलेंगे नहीं तो हमारा गैस एक्सचेंजिंग प्रॉपरली नहीं होगा। जब कहते हैं प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड आ गया तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात और साइन सिम्टम क्या हो सकती है नमूने के साथ, ड्यूरिंग द इनहेलेशन चेस्ट पेन, सांस लोगे तो चेस्ट पेन होगा, डिसिप्निया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कहते हैं। और जब आप सांस लोगे तो आपको कुछ साउंड, क्रिकल साउंड वगैरह इस तरह साउंड सुनाई देंगे। और डल रेजिनेस एंड परकशन, जब आप परकस करते हो सीने पर चेस्ट पर तो आपको डल क्यों महसूस होता है, डल इस वजह से महसूस होता है कि नीचे फ्लूइड वगैरह होता है। प्लेवरेसी किसे कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन दैट occur in the complication of the various lungs disease like pneumonia and tuberculosis। कहते हैं अगर किसी इंसान को नमूनिया या ट्यूबरक्लोसिस हो जाए और उसकी वजह से जो उसकी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, लंग्स के ऊपर जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, उस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है लंग्स डिजीज़ की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेवरेसी कहलाई जाती है। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन के ऊपर इन्फ्लेमेशन जो होती है ट्यूमर डेवलपमेंट की वजह से भी हो सकती है, और या कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो उसकी वजह से जब भी इन्फ्लेमेशन आ जाए प्लूरल मेम्ब्रेन पर तो उसको हम प्लेवरेसी कहते हैं। Pleuris is an external painful sharp stabbing pain accumulation which is inspiration। जब भी प्लूरिसी होगी, जब हम इंस्पायरेशन करेंगे तो हमें स्टबिंग पेन महसूस, छुपने वाला और शार्प पेन महसूस होगा जब भी हम इंस्पायरेशन करेंगे। और दर्द कब महसूस होगा, जब प्लूरिसी होगी। द पेन में बी स्टेम फ्रॉम द एक्सेसिव या इनसफिशिएंट प्लूरल फ्लूइड। और ये पेन किस वजह से होता है, या ज़्यादा या कम, जो प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से भी ये पेन हो सकता है, या प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो कम होने की वजह से भी ये पेन होता है, या पस या ब्लड या लंग्स में कोई और हो जाए तो उसकी वजह से भी ये पेन हमें महसूस होता है ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन।
एम्फाइमा किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि भाई द एक्युमुलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड प्लूरल एक्सुडेटिव, मतलब एक्सुडेटिव कहते हैं पस को, इन द प्लूरल केविटी। जब प्लूरल केविटी होती है लंग्स और चेस्ट वाल और लंग्स के दरमियान जो केविटी होती है प्लूरल केविटी कहलाई जाती है, उसके अंदर जब पस वगैरह आ जाता है तो उसको हम एम्फाइमा कहलाया जाता है। और ये कॉमनली स्टेफाइलोकोकस नमूनिया, ये भी बैक्टीरिया का नाम है, इसकी वजह से होता है। और फिर इस पस को हटाने के लिए, इस पस को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम थीरोसिंथेसिस कहलाया जाता है, या सिरिंज या चेस्ट ट्यूब के ज़रिए पे उसको निकाला जाता है, थीरोसिंथेसिस प्रोसेस है। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस किसे कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस एक कंटीजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये किसकी वजह से होता है? एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस काज होता है। और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो करता है हमारे लंग्स को करता है, और उसके बाद हमारे किडनी, ब्रेन, स्पाइन और जॉइंट और लीवर को इफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा लंग्स को क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बेसिकली एनारोबिक होते हैं, मतलब ये एनारोबिक कहते हैं, ये ऑक्सीजन में ज़्यादा सर्वाइवल होते हैं, तो ऑक्सीजन लंग्स में ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये बैक्टीरिया जो होते हैं लंग्स पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। और एसिड फास्ट का मतलब ये है, अगर हम इस बैक्टीरिया को एसिड के अंदर डालते हैं तो ये अपना रंग कैसे बदल चेंज कर देती है। हमें कैसे पता लगे माइक्रोबैक्टीरिया में? जब इस बैक्टीरिया को हम डालते हैं एसिड फास्ट में, तो इसके अंदर क्या होता है, वो अपना जो कलर है वो चेंज कर देती है, ब्राइट रेड कर देगी। जब ब्राइट रेड कर देगी तो हमें पता लग जाए कि ये एसिड माइक्रोबैक्टीरियम है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, एरोबिक होती हैं और इसलिए ऑक्सीजन में पाई जाती है। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू द एयर। और ये ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं इसका जो जरासीम होता है ये बेसिकली हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह या दूसरे बंदे को बीमार कर सकता है। ये हवा में इसलिए मूव होता है क्योंकि इसके अंदर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ज़रात होते हैं, इसकी जो बैक्टीरिया होती है ये इसलिए हवा में मूव हो सकते हैं। और बाकी ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो हमने लास्ट पढ़ा था, ये उन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ड्रॉपलेट के जो जरासीम है वो ड्रॉपलेट के ज़रिए जाते हैं, और जैसे कि हमने पढ़ा था नमूनिया वगैरह वो ड्रॉपलेट वगैरह के ज़रिए जाता है, मगर ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो एयर के ज़रिए स्प्रेड होता है। अच्छा, रिस्क फैक्टर जो बताया था ट्यूबरकुलोसिस के, ये किसकी वजह से होता है ट्यूबरकुलोसिस? भाई ये वो लोग जो टाइट क्वार्टर वगैरह में रहते हैं, और जो जिनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं होती, या जिनके छोटे छोटे घर होते हैं, या कोई बंदा जो जेल में, प्रिजन्स कहते हैं जेल में, जो जेल में बंदे रहते हैं छोटे जेल में, तो उनको इसके ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वही बताया कि जिसके पास होमलेस हो, घर नहीं हो, या वो लोग जो रिफ्यूज, मतलब रिफ्यूज उसे कहते हैं, हाई इंसिडेंस टीबी इन देयर द होम कंट्री। वो लोग, एक बंदा है जो किसी कंट्री से आया हुआ है, तो उसकी कंट्री में क्या होता है बहुत ज़्यादा टीबी के मरीज़ है, और वहाँ से वो ही आया है, तो वो भी अपने साथ जरासीम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी स्प्रेड होता है सब्सटेंस, जब कोई ऐसे ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल, इनकी वजह से भी टीबी हो सकती है। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन किसे कहते हैं? कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया इज लाइंग डोमिनेंट एंड बीइंग अ कंट्रोल बाय द इम्यून सिस्टम इनकैप्सुलेटेड। कहता है ये लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन उसे कहते हैं, कहते हैं ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है, आ जाता है बाहर से, मगर इसने अभी तक हमें इन्फेक्ट नहीं किया हुआ। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने इसको रोक के रखा हुआ है। जब ये बैक्टीरिया मौजूद हो और हमारे इम्यून सिस्टम ने इसको पकड़ के रखा हो कि हमें इन्फेक्शन ना काज करे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन कहते हैं। और जब क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन काज नहीं करेगा तो साइन सिम्टम नहीं होंगे, इसके कोई साइन सिम्टम वगैरह नहीं होते, ना ये एक से दूसरे को फैल सकता है। और अगर हम नॉर्मली चेस्ट एक्सरे या नेगेटिव स्पूटम टेस्ट इसके लिए करते हैं, अगर हम इसके लिए टेस्ट वगैरह करते हैं तो टेस्ट के अंदर इसकी जो टीबी की जो माइकोबैक्टीरियम है ये तो टेस्ट के अंदर आ जाता है, मगर इसके कोई साइन सिम्टम वगैरह नहीं होंगे। तब तक नहीं होंगे जब तक इम्यून सिस्टम ने इसको पकड़ के रखा हुआ, और जब तक इम्यून सिस्टम ने इस टीबी को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को पकड़ के रखा हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन कहलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द CDC एंड 5 to 10% पेशेंट डू नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट ऑफ द। अगर एक बंदा है
अगर 5 to 10% चांसेस है, अगर एक बंदा है वो अगर इस लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन जो ब्लड के अंदर मौजूद है, जिसने अभी तक सिम्टम काज नहीं किए, अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो ये एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस वो होता है कि भाई ये जो बाहर से ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं और इम्यून सिस्टम के ऊपर हेवी हो जाता है और साइन सिम्टम वगैरह काज कर देते थे टीबी के, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव टीबी कहलाई जाती है। इसके साइन सिम्टम भी होंगे और एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अच्छा, साइन सिम्टम की अगर हम बात करें, ट्यूबरकुलोसिस जो एक्टिव है, कफ एंड लास्ट फॉर वीक मोर, खांसी होगी 3 वीक या 3 वीक से ज़्यादा भी हो सकती है। कफिंग एंड अप ब्लड, और खांसी के साथ ब्लड वगैरह भी आ सकते हैं। फीवर, नाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग कहते हैं रात को बहुत ज़्यादा पसीने आना, ये सारे सारे के सिम्टम हैं ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को हो जाते तो उनमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा, फिर इस ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव कहते हैं, या इसको जो होते हैं TST भी कहते हैं, ट्यूबर क्यूलाइन स्किन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये टेस्ट इसलिए किया जाता है और ये कैसे करते हैं कि इसमें क्या होता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं हम एक ट्यूबरक्लाइन निडल के ज़रिए, एक निडल के ज़रिए हमारा जो 4 आर्म है उसके इनर पार्ट पर इंजेक्ट करते हैं, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंजेक्ट करते हैं और फिर उसको देखते हैं। जिस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है जो दाना नुमा बना हुआ है, इसको फिर इस तरह यहाँ पर इस जगह पे इंजेक्ट करते हैं, किस चीज़ को? प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स को, और फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है 48 से 72 घंटे के अंदर इसको देखा जाता है। अगर इसके पॉजिटिव साइन आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस इंसान को ट्यूबरकुलोसिस है, उस कहते हैं कि मे बी है, इसको एक्सपोज हुआ है, ये इंसान ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपोज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको टीबी है। ठीक है, अच्छा, कहते हैं फिर क्या कहते हैं, द इंड्यूरेशन द हार्ट एंड स्वेलन एरिया एंड रेस्ट टू स्किन दिस विल बी मेजर्ड, और जो इंजेक्शन हम लगाते प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जैसे हम लगाते हैं तो इसको फिर ये जो फूला हुआ है, ये दाना जैसा निकला है, फिर इसको मेजर करते हैं और इसकी बिना पे हम फिर डायग्नोस करते हैं। अच्छा, अगर इस दाने की वजह से कोई स्वेलिंग वगैरह हो इंजेक्शन की वजह से तो उसको हम मेजर नहीं करते क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये जो दाना है इसको हम मेजर करते हैं और उसकी मेजर के बिना पे इसको डायग्नोस किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 मिलीमीटर अगर ये दाना आया या इससे ज़्यादा आया तो ये पॉजिटिव ऑल पर्सन, अगर ये जितने पर्सन उसमें ये 15 से इसका जो साइज़ है बड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये डजेंट मैटर इफ़ द पर्सन डज नॉट हैव एनी रिस्क फैक्टर। अगर इसका साइज़ 15 मिलीमीटर आया या इससे ज़्यादा आया तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे को टीबी के कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। अगर ये दाना 10 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा आया तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा तो या आईवी ड्रग्स यूज़र करता है, कोई ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करता है, या कोई बिल्कुल जैसे जो वर्किंग इन द लिविंग लाइट, बिल्कुल जो टाइट लिविंग क्वार्टर्स होते हैं या छोटे छोटे कमरों में, ये बिल्कुल बंद सी जगह पे ये बंदा काम कर रहा होगा, या ये वो बच्चे जो 4 साल से छोटे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो ये बंदे जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं या छोटी क्वार्टर में रहते हैं या क्वार्टर में रहते हैं 4 साल से बच्चे, ये जो 10 mm ये दाना होता है ये उन बच्चों में आ सकता है। ठीक है, अगर ये जो हमने ये प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो इंजेक्शन इंजेक्ट किए उसकी वजह से अगर ये स्किन के ऊपर जो ये दाना है ये 5 मिलीमीटर जो थे 5 मिलीमीटर इस इतना आ गया या इससे ज़्यादा आ गया तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा। तो ये उन लोगों में पॉजिटिव आता है जो HIV के पेशेंट होते हैं या कोई TB का पेशेंट भी पता लग जाएगा इसको TB है अगर 5 मिलीमीटर इससे ज़्यादा आया। ठीक है, या किसी के इम्यून सप्रेसेंट लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है तो उन लोगों में अगर इसका साइज़ 5 आया तो ये इन बंदों को हो सकता है, अगर 10 से या 10 से ज़्यादा गया तो ये इन जो मैंने आपको बताया था इन बंदों को हो सकता है, अगर 15 आया तो ये नॉर्मल ऑल ओवर में होता है, उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होते। ये आप लोगों ने लाजमी देखना है क्योंकि इसी से MCQs के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं एग्रा टेस्ट, मतलब इंटरफेरोन गामा रिलीजिंग एसेसी करते हैं टेस्ट, ये भी डायग्नोस करते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करते हैं। और AFB
acid fast bacilli simmer, 3 different sputum and specimens on 3 different days। कहते हैं 3 डिफरेंट हर रोज़ अलग अलग स्पूटम वगैरह इसके लिए जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तब उसको डायग्नोस किया जाता है टीबी को। चेस्ट एक्सरे के ज़रिए भी कर सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं तो एयरबोर्न प्रिकॉशन देंगे, क्योंकि ये एयरबोर्न की वजह से, एयर की वजह से स्प्रेड होता है, मतलब उसको मार्क्स वगैरह बताएंगे। नेगेटिव रूम प्रेशर होना चाहिए। नेगेटिव रूम प्रेशर का मतलब है कि जो डोर जो होते हैं, जिस कमरे में वो बंदा रहता है, उसके ऑल टाइम वो डोर क्लोज होने चाहिए। नेगेटिव रूम प्रेशर इसे कहते हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी एंड प्रोवाइडिंग जो उसकी केयर वगैरह होती है वो उसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और हैंड हाइजीन वगैरह उसको, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने बताना है ट्यूबरक्लोसिस के। अच्छा, इसमें बताया था डोंट डायरेक्टली ऑब्जर्व एंथ्रोपी। मोस्ट कॉमन ड्रग्स, जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जैसे पेराजेनामाइड होते हैं। ये पेराजेनामाइड जो होते हैं ये बैक्टीरियल को इफेक्ट, क्या बैक्टीरियल को इफेक्ट करते हैं, ये बेसिकली बैक्टीरिया जो होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया हैं उसको किल करते हैं। इस ड्रग को हम फूड के साथ देंगे, ठीक है। और ये देखिए, मोनिटर द यूरिक एसिड लेवल एंड लीवर किडनी फंक्शन, इन चीज़ों को मोनिटर करते हैं क्योंकि ये इस पर इफेक्ट करता है। इथम्बटोल जो होता है वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया के आरएनए की सिंथेसिस को रोक देता है। जब उसकी आरएनए की सिंथेसिस रुक जाती है तो स्टॉप हो जाती है, बैक्टीरियल जो रिप्रोडक्शन होती है, मजीद जो बढ़ रहे होते हैं उसको रुक जाती है। रिफम्पेन जो होती है ये किल करती है बैक्टीरिया की स्टॉपिंग आरएनए पॉलीमर्स, जो बैक्टीरिया की जो, ये बैक्टीरिया को किल करता है। कैसे किल करता है, जो आरएनए के पॉलीमर्स कहते हैं, बेसिकली एक चेन होती है, ये उस चेन को स्टॉप करती है। जब वो चेन स्टॉप हो जाती है तो उसके नतीजे में बैक्टीरिया ही किल हो जाता है। आइसोनाइजाइड जो होती है ये क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करती है और उसके ग्रोथ को भी रोकती है। अच्छा, एक बात इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई जब भी हम ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन देंगे तो उसके साथ विटामिन B6 भी देना है, क्योंकि इस मेडिसिन के साथ विटामिन B6 का लेवल भी कम हो जाता है। जब विटामिन B6 का लेवल कम होगा तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में पेशेंट चला जाता है। अस्थमा की बात करते हैं। अस्थमा क्या है, Asthma is a chronic lung disease, no cure, cause the narrowing inflammation of the airway, bronchi, bronchioles that lead to difficulty in breathing। कहते हैं अस्थमा जो होता है ये क्रोनिक लंग डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं होता। अस्थमा कैसे होता है, जब हमारे एयरवे होते हैं, हमारे एयरवे कौन कौन से, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जब नैरो हो जाते हैं, बिल्कुल पतले हो जाते हैं और इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस ब्रोंकाई और इस ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ये दोनों क्या है, एयरवे, इसके अंदर जब ये नैरो हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अस्थमा। ये आप लोग देख भी सकते हैं, ये नॉर्मल है। ये फिर क्या होती है, ये हमारे ब्रोंकाई होती है, ये बिल्कुल नैरो हो जाती है। फिर जो हवा होती है एयर, वो प्रॉपरली अंदर नहीं जाती। जब प्रॉपरली एयर अंदर नहीं जाएगा तो कि उसकी वजह से क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, सांस लेने में मसला होगा, ठीक है। अस्थमा बिल्कुल किससे कहते हैं, जब ये एयरवे वगैरह नैरो हो जाती है, इसको अस्थमा कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं अस्थमा जो होता है वो ड्यू टू ट्रिगर इन सम टाइप, मुख्तलिफ जो चीज़ों से अस्थमा ट्रिगर होती है। स्मूथ मसल और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बिकम इन्फ्लेम एंड कॉन्स्ट्रिक्ट, डिक्रीजिंग द एयर फ्लो विद गैस एक्सचेंजिंग। कहते हैं जब हमारे ब्रोंकाई जो होते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ये जब इन्फ्लेम हो जाते हैं और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, तो एयर फ्लू जो होता है वो अंदर प्रॉपरली नहीं जाता, प्रॉपरली गैस एक्सचेंजिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल भी हमारी बॉडी में कम होता है, इंटर कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो मज़ीद बढ़ता रहता है, क्योंकि प्रॉपरली ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मज़ीद प्रॉपरली बाहर नहीं निकलेगा, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चला जाएगा पेशेंट। अच्छा, फिर क्या होता है, इनसाइड स्मूथ मसल म्यूकोसा लाइनिंग कॉन्टेनिंग स्पेशल सेल एंड कॉल्ड गोबलेट सेल। कहते हैं हमारी जो स्मूथ मसल्स होती है इसके अंदर एक किस्म का सेल पाया जाता है जिसको हम गोबलेट सेल कहते हैं, और ये गोबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस की प्रोडक्शन करवाता है, और जैसे इन्फ्लेमेशन होती है क्या कहते हैं, म्यूकस बिकम वेरी इन्फ्लेम दैट गोबलेट सेल ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस। कहते हैं हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, बेसिक इसके अंदर क्या होता है,
गोबलेट सेल्स होते हैं, जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे गोबलेट सेल्स स्टिमुलेट होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, म्यूकस की प्रोडक्शन करवाते हैं। जब बहुत ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन होगा तो वो क्या करेगा, हमारे एयरवे को मज़ीद डिक्रीज़ करेगा, कफिंग भी होगी, स्नीजिंग भी होगा और मज़ीद हमें सांस लेने में मसला होगा। ठीक है, अब ये बताया कि इंडिविजुअल विद अस्थमा अपेयर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एंटीबॉडीज IgE दैट अटैच टू द मास्ट सेल प्रेजेंट इन द मेनी टिश्यू। ये कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको क्या हो गया है, उसको अस्थमा काज हो गया, ठीक है, अस्थमा है, तो हमारी बॉडी इस अस्थमा के नतीजे में क्या करती है, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ IgE एंटीबॉडीज जो वो प्रोड्यूस करती है। वो एंटीबॉडीज़ फिर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है मास्ट सेल के साथ। वो मास्ट सेल क्या होते हैं, हमारे मुख्तलिफ टिश्यू में पाया जाता है। IgE और मास्ट सेल कंबाइन हो जाते हैं। जब क्या कहते हैं, जब कोई इंसान जो होता है वो पलून कोई किसी धूल मिट्टी की वजह से एक्सपोज होता है, तो उसकी एक्सपोज जैसे हो जाता है तो उसकी रिजल्ट में क्या होता है, उस अस्थमा पेशेंट की बात हो रही है, अस्थमा का पेशेंट है, वो क्या हो गया, उस पोल्यूशन से एक्सपोज हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, एलर्जिक बाइंडिंग मास्ट सेल एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो एंटीबॉडी आई है, अमीनोग्लोबुलिन ई और मास्ट सेल, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाएंगे। जैसे ये दोनों बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स वो चीज़ होती है जो इन्फ्लेमेशन को काज करती है। ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हिस्टामिन रिलीज कर देगी, ल्यूकोट्रिन रिलीज कर देगी, एसिनोफिल। जब ये रिलीज होंगे तो ये मजीद इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देंगे और मजीद हमें सांस लेने के अंदर तकलीफ हो जाएगी। The response of patient with asthma to this trigger and be divided into the early and fast। कहते हैं कि अस्थमा को हमने दो फेज में डिवाइड किया है, कि पहले जब अस्थमा का पहला फेज है तो उसमें क्या क्या होता है, सेकंड फेज हो तो उसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट फेज की अगर हम बात कर ले, अर्ली फेज की अगर हम बात करते हैं, तो अर्ली फेज में क्या होता है कि अर्ली फेज में तीन चीज़ें होती है। एक होता है हमारे जो ब्रोंकाई एयरवे होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब हमारे ये ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। एयरली फेज में एक ब्रोंकोस्पाज्म होगा, दूसरा हमारे जो एयरवे है उसके अंदर एडिमा काज हो जाएगा, तीसरा उसके अंदर एक्सेसिव म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे जो एयरली फेज ऑफ अस्थमा है उसमें ये तीन चीज़ें होती है। उसके बाद कहते हैं कि ये ब्रोंकोस्पाज्म कैसे होता है, कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म इस वजह से होता है जब रिलीज़ हो जाते हैं हमारे जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर। जैसे ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जो होते हैं ये रिलीज़ हो जाते हैं, जैसे हिस्टामिन वगैरह और ये चीज़ें जैसे रिलीज़ हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज कर देते हैं। उस ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। तो ब्रोंकोस्पाज्म किस वजह से होता है, इस इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज़ होने की वजह से होता है। अच्छा, लेट फेस अस्थमा की अगर हम बात करते हैं, लेट फेस अस्थमा क्या होता है, कहते हैं अच्छा लेट फेस अस्थमा जो होता है, विद लेट फेस अस्थमा कैन बी बिकॉज सीवियर हावर आफ्टर द इनिशियल ऑनसेट। कहते हैं अगर इनिशियल ऑनसेट है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ मिस कर दी है, मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट अर्ली फेज जो होगा वो अस्थमा के जैसे अस्थमा होती है वो डायरेक्ट उसके बाद स्टार्ट होता है, और अर्ली फेज जो होता है फर्स्ट फेज हो गया तो उसके बाद क्या होगा, सेकंड फेज कब स्टार्ट होगा, अर्ली फेज के कुछ घंटे बाद ये सेकंड फेज स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, वे सिम्टम इन मैनिफेस्टेड मेनली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसमें भी क्या होता है, सेकंड फेज में भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं और इसमें प्राइमरी mediators of inflammation during the asthmatic response are white blood cell eosinophils that stimulate the mast cell degradation and the release of substances that attack to the white cell on the area। लेट फेस ऑफ अस्थमा में क्या होता है, बेसिकली इसमें भी इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, मगर अर्ली फेस में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कौन से बन रहे थे, जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स थे हिस्टामिन वगैरह वो बन रहे थे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के। लेट फेस अस्थमा जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इसके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की इसोनोफिल्स की वजह से होती है। जब इसोनोफिल्स वहाँ पर चले जाते हैं वो काम नहीं करते हैं, मास्ट सेल डिग्रेड हो जाती है, तो इसके नतीजे में स्टिमुलेट होते हैं हमारे और न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइड, ये भी क्या कहते हैं, ये भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस कराती है। फिर ये एर्ली जो इन्फ्लेमेशन होती है, लेट इन्फ्लेमेशन होती है, लेट फेस अस्थमा, इनमें इन्फ्लेमेशन इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट, इनकी वजह से में लेट फेस अस्थमा में इन्फ्लेमेशन होता है।
अस्थमा के जो काजेज होते हैं वो अननोन होते हैं, ठीक है। मे बी जर्नली किसी को क्या होता है, एनवायरनमेंट या स्मोक पोल्यूशन, इनकी वजह से भी ट्रिगर होता है अस्थमा, या बॉडी के अंदर कोई रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो, और हार्मोनल शिफ्टिंग, इन चीज़ों की वजह से भी अस्थमा को ट्रिगर मिल सकता है। या कोई कॉफ़ी वगैरह इस्तेमाल करता है तो इनकी वजह से भी अस्थमा को ट्रिगर मिल सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के ज़रिए हम डायग्नोस करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं एयर फ्लू की ऑब्स्ट्रक्शन को मेजर करते हैं। और उसके बाद पीक एग्जिटरी फ्लू, पीक एग्जिटरी फ्लू क्या होता है, ये मॉनिटर करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द अस्थमा मैनेजमेंट, कहते हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे जो एक्सपायरेशन करते हैं वो कितने एक्सपायरेशन करते हैं, कितनी स्पीड से करते हैं, ये कुछ 3 टेस्ट होते हैं जो अस्थमा को डायग्नोस करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी जो हमने बात की थी, पीएफटी में हम क्या करते हैं, हमें मेजर करते हैं वॉल्यूम फ्लू ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं तो उसकी वजह से फिर हमारा लंग्स कितना खुलता है, कितना एयर फ्लो अंदर जाता है, तो उस फंक्शन को जानने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। और ये हम क्या कहते हैं, अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, या कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो उसको भी डायग्नोस करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, या और ऐसी और कोई रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ हो जो सांस लेने में मसला करे तो उसको डायग्नोस करने के लिए भी हम ये टेस्ट करते हैं। इसलिए इस टेस्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक स्पायरोमीटर आता है जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, मेजर करते हैं लंग्स के वॉल्यूम और एयर फ्लो को। ये एक स्पायरोमीटर आता है जिसमें हम एयर को पुश करते हैं, तो उसमें फिर पता लगता है कि किस चीज़ का पता लगता है, लंग्स का वॉल्यूम का और एयर फ्लो का, स्पायरोमीटर के ज़रिए हम चेक करते हैं। और पीक एक्सपायरेटरी फ्लू की अगर हम बात करते हैं, ये कहते हैं मेजर मैक्सिमम एयर फ्लो ड्यूरिंग द फोर्स एक्सपायरेशन, कहते हैं ये पीक एक्सपायरेटरी फ्लू, ये कौन सा टेस्ट होता है, इसमें कहते हैं हम कहते हैं मैक्सिमम एक्सपायरेशन चेक करते हैं। अगर हम पेशेंट को बोलेंगे कि भाई आप एक्सपायरेशन करो तो उसकी कितने फोर्स से करें और कितना एयर एक्सपायर कर रहा है, तो उसकी फ्लू को हम चेक करते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लू में। लंग्स वॉल्यूम में टोटल लंग्स कैपेसिटी को देखते हैं। और ये जो चीज़ है, ये मशीन, ये पल्मोनरी फंक्शन मशीन, ये क्या होता है, ये एक्सपेरिमेटर जो होता है ये कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ अटैच हुआ होता है। जब हम ब्रीथ करते हैं और या एक्सहेल करते हैं या सांस लेते हैं तो उसमें पूरा हमें पता लग जाता है। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेटर की मशीन है, ये एक सिस्टम के साथ अटैच होती है, वहाँ पर पेशेंट इसमें उसकी ब्रीथिंग चेक किया जा रहा है। अर्ली वार्निंग साइन, कहते हैं अर्ली वार्निंग साइन क्या होते हैं, बिकम अ शॉर्ट ब्रीथिंग, अस्थमा आने से पहले जो साइन होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसको फिटीग वगैरह महसूस होगा, फ्रीक्वेंट कफ होगी, ख़ासतौर पर नाइट के दौरान, स्लीपिंग के दौरान तकलीफ़ देगी, और कोल्ड होगा, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है ये अर्ली साइन है। अगर किसी को अस्थमा अटैक हो जाए तो उसका साइन क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस महसूस होगी, और वीजिंग साउंड तब सुनाई देती है जब हमारे जो ब्रोंकाई बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, और फिर जब हम एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो उसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम वीजिंग कहते हैं। और ये वीजिंग साउंड जो होता है ये अस्थमा अटैक में ये हम सुन सकते हैं। कफिंग होगी, ठीक है, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सारी चीज़ें होगी। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें अस्थमा की, बेस लाइन वाइटल साइन, की पेशेंट काम कंफर्टेबल पोजीशन वगैरह देंगे, उसको फोवेलर पोजीशन देंगे। फोवेलर पोजीशन इसलिए देंगे कि वो प्रॉपरली ब्रीथ कर सके, ठीक है। और ब्रोंको डायलेटर, अगर डॉक्टर ने कहा कि ब्रोंको डायलेटर दो तो उसको ब्रोंको डायलेटर भी देंगे। ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो उसको ऑक्सीजन भी हम देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें का मॉनिटर द स्किन कलर फॉर द रिट्रैक्शन ऑफ द चेस्ट, ये स्किन कलर को इसलिए मॉनिटर करते हैं क्योंकि भाई उसकी वजह से हाइपोक्सिया, साइनोसिस वगैरह तो नहीं जा रहा उस पेशेंट को। ये सारी चीज़ें इन अस्थमा की इंटरवेंशन है। ये ब्रोंको डायलेटर होते हैं। ब्रोंको डायलेटर वो मेडिसिन होते हैं जो ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। जब ब्रोंकाई डायलेट होगी तो एयर फ्लो प्रॉपरली अंदर जाएगा, जो एयर फ्लो प्रॉपरली अंदर लंग्स की तरफ जाएगा तो हमें सांस लेने में ईजी होगा। ब्रोंकोडायलेटर में बीटा एगोनिस्ट आते हैं, एंटाकोलिनर्जिक और थायोफाइलिन के नाम से ड्रग्स आते हैं। और ये थियोफाइलिन जो होते हैं हम ओरली देते हैं सिर्फ, ठीक है, अस्थमा के लिए। और मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती है थियोफाइलिन यूज़ होती है। अच्छा, कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग, ये उस बीटा हमने जब बात की
बीटा एगोनिस्ट की भी बात हो रही है। बीटा एगोनिस्ट दो किस्म के आते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग आती है, एक लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो होता है वो अल्बिट्रियोल आता है, और ये शॉर्ट एक्टिंग जो होता है ये हम अस्थमा, एक्यूट अस्थमा अटैक के लिए देते हैं। लॉन्ग अस्थमा अटैक के लिए, लॉन्ग अस्थमा के लिए हम ये नहीं देते हैं। शॉर्ट अस्थमा अटैक के लिए हम कौन सी देते हैं? शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, जैसे अल्बिट्रियोल आता है। ठीक है, कहते if the patient is using the inhaler more than 2 times a week, a patient asthma plan need to registered become their asthma is not under the good control। अगर एक पेशेंट है वो इनहेलर यूज़ करता है अस्थमा के लिए, अगर एक वीक में 2 दफ़ा यूज़ करता है, इसका मतलब ये कि उसका जो प्लान है, वो केयर प्लान है, वो प्रॉपरली सही नहीं है, तो मज़ीद इसको नीड है प्लान की। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो होता है उसमें सल्मेड्रोल आता है, और ये हम एक्यूट अस्थमक अटैक में नहीं देते, और ये हम लॉन्ग टर्म जो अस्थमा होता है उसके साथ उसके लिए देते हैं। और इस जो सल्मेड्रोल है इसको हम इसको हम लॉन्ग उसके लिए देते हैं, और जो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होती है उनके साथ इस सल्मेड्रोल को कम्बिनेशन में भी हम दे सकते हैं, और ये हम लॉन्ग अस्थमा अटैक के लिए देते हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट इसकी क्या है? ट्रकिकार्डिया हो सकता है, फीलिंग नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है? ये बेसिकली इसमें भी दो आते हैं, एक होता है एप्रोट्रोपियम, एक होता है टायोट्रोपियम। एप्रोट्रोपियम की अगर हम बात करते हैं तो एप्रोट्रोपियम हम क्या कहते हैं? ये एक्यूट अस्थमक अटैक के लिए देते हैं। एप्रोट्रोपियम एक्यूट अस्थमक अटैक के लिए देते हैं, ये भी ब्रोंकोडायलेटर है। और टायोट्रोपियम जो होते हैं ये हम क्रोनिक अस्थमक अटैक के लिए देते हैं, एक्यूट के लिए नहीं देते हैं। ड्रग्स कैन भी ड्राई माउथ, इसकी वजह से ड्राई माउथ हो सकता है, और सर्जिकल कुड इन हेल्प इन विद दिस। ठीक है, जब थियोफाइलिन की बात करते हैं तो थियोफाइलिन जो होते हैं परओरली देते हैं, और ये थियोफाइलिन जो है बेसिकली ये क्या होता है? ये ऐसी कॉमनली यूज़ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये ब्लड लेवल को आपके 10 से 20% ब्लड लेवल को भी डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा, इस थियोफाइलिन को हम कोफीन के वगैरह के साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि कोफीन और इस थियोफाइलिन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिल्कुल सेम होती है। जब थियोफाइलिन को, जब कोफीन को हम थियोफाइलिन के साथ देते हैं तो ये मज़ीद ज़्यादा टॉक्सिसिटी काज कर देता है, तो इसलिए हम उसको कोफीन के साथ नहीं देते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं? एडमिनिस्टर द ब्रोंकोडायलेटर फर्स्ट देन 5 मिनट ऑफ द कोर्टिकोस्टेरॉइड। अगर हम थियोफाइलिन और कोर्टिकोस्टेरॉइड को देते हैं तो पहले हम कौन से देंगे? ब्रोंकोडायलेटर जो होता है उसको देंगे, और उसके बाद ये कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है उसको देंगे। और कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहलाई जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और म्यूकस की जो प्रोडक्शन हो रही होती है एयरवे के अंदर उसको भी कम करती है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है ये हम शॉर्ट एक्टिंग के शॉर्ट एक्यूट अस्थमा जो उसके लिए नहीं देते। ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है ये हम क्रोनिक अस्थमा के लिए जो देते हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ ऑफ अस्थमा इंक्लूडिंग वो कौन कौन सी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती है अस्थमा के लिए जो यूज़ किए जाते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड होगा, ल्यूकोट्रेन होगा, मोडिफायर, ये सारी जो होती है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो अस्थमा के लिए दी जाती है, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। अच्छा, उसके बाद है इनहेलर, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड के जो इनहेलर आते हैं ये नाम है कोर्टिकोस्टेरॉइड के। ठीक है, विच फॉर द थ्रश एंड स्पेयर विद द इनहेलर एंड रेजिंग माउथ आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं भाई इस इनहेलर की वजह से मुंह का जायका जो होता है वो भी थ्रश हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये पेशेंट को आप लोगों ने बताना है। रिस्क फॉर द ऑस्टियोप्रोसिस एंड कैटरेक्ट, इस इनहेलेशन की वजह से, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से क्या हो जाता है? आपको ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों की बीमारी भी हो सकती है, और आपके जो क्लाउड्स मतलब कैटरेक्ट्स भी हो सकते हैं। आपकी जो लेंस है उसके अंदर क्लाउड्स भी आ सकते हैं, और मे बी गिवन आईवी और पर ओलर सीवियर अस्थमा अटैक। ठीक है,
अच्छा, लिकोट्रेन जो लिकोट्रेन मॉडिफायर मतलब जैसे मेटोलोकास्ट टेबलेट आती है उसको हम ओरली देते हैं। इस मेटोलोकास्ट का काम क्या है, ये हमारे स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देती है और म्यूकस प्रोडक्शन को क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। जब वो डिक्रीज़ हो जाती है तो हमें सांस लेने में आसानी होती है, और ये एक्यूट अटैक के लिए नहीं देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट में फिर हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।